Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter kinetic theory और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री। चौंकिए मत, आज हम लोग बहुत कुछ सारी चीजें केमिस्ट्री से ही रिलेटेड करने वाले। सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गी-लुसाक्स लॉ और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन हम लोग उन्हें यहां पर अब एक अलग ही नजरिए से यहां पर देखने की कोशिश करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट और वो है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बेटा फास्ट चलूंगा मैं, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको ये सारी चीजें आती है। सो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एन आर टी होती है, ये सब लोग जानते हैं। यहां पर पी जो है वो है आपका प्रेशर है, वी जो है यहां पर आपका वॉल्यूम है, यहां पर एन जो है यहां पर स्मॉल एन लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। हो सकता है कि कई जगह ये एन की जगह म्यू लिख देते हैं, तो उससे डरने की जरूरत है नहीं। ये आर जो है यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है 8.314। टी जो है यहां पर आपका टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर आपका केल्विन में ही लेना है, बाकी यूनिट्स में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन टेम्परेचर को ध्यान रखना है कि डिग्री सेल्सियस में मत ले लेना। ठीक है, सवाल गलत हो जाते हैं, बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं और हम लोग क्या कर बैठते हैं, सवालों को गलत कर बैठते हैं। ठीक है, श्योर? इज इट क्लियर टू यू? yes or no? okay, so let us start with the very first basic चीज। अब इसमें इसमें अब n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। केमिस्ट्री के अंदर में आपने बहुत ही डिटेल में नंबर ऑफ मोल्स को सीखा हुआ है। क्या सीखा हुआ है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यस और नो? तो देखो एकदम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री को, जिसे आप m अपॉन एम नॉट ले रहे होंगे फिजिक्स के अंदर में। ओके, इसके बाद में हम लोगों ने और क्या मालूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। एन की जगह में डायरेक्ट नंबर लिख दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी, एनटीपी जो भी लिखना है अपॉन 22.4। और इसके बाद में यदि इसको लीटर की जगह मिलीलीटर में लिख लूंगा तो 22,400 मिली आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं और आई थिंक सो कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आपको केमिस्ट्री में बेसिकली आपने सीखा हुआ है। तो इस अजम्पशन को लेते हुए, ले लू ना अजम्पशन, फिजिक्स में हम लोग लेते ही नहीं लेते अजम्पशन, तो वही अजम्पशन हम लोग यहां पर ले रहे हैं कि आपको ये बेसिक चीजें हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है और वो आपको आती हैं। चलो, सो लेट अस स्टार्ट। थोड़ा सा फास्ट रहेगा स्टार्टिंग का पोर्शन, क्योंकि मैं जानता हूं आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं, और ये है बेटा बॉयल्स लॉ। ये भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन यहां पर वापस से हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटा? बॉयल्स लॉ कहता है कि P इंटू वी बराबर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कई लोग सोच रहे हैं सर डेफिनेशन में कुछ और लिख रहे हो, वहां पे कुछ और लिख रहे हो। भैया देखो सिंपल सी बात है, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर है। इसका मतलब यह है कि मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया है बेटा, कांस्टेंट कर दिया है। तो हम लोग लिख रहे हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं P इंटू वी बराबर कांस्टेंट। बोले इसमें कौन सी परेशानी है? क्या ये आपने पढ़ा हुआ है? तो आप बोलेंगे यस सर हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमारा कंसर्न है यहां से इससे रिलेटेड ग्राफ्स पर हम लोग बात करेंगे। और ये जो सारे ग्राफ्स है बेटा, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में काम आने वाले हैं। पहले से ही क्लियर कर रहा हूं कि काइनेटिक थियरी के बाद का जो चैप्टर है आपका वो थर्मोडायनेमिक्स है, और ये सारे ग्राफ की वहां पर आवश्यकता होगी, तो ग्राफ को ध्यान से देखिए। ठीक है, सो यहां पर हम लोग सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप बनाएं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में जब आप लिख रहे होंगे तो देखो आपने क्या लिखा, P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई V बराबर है, कुछ ऐसे लिख रहे हो। मतलब यहां पर जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा।
ठीक है, अब चाहे एक्सिस को बदल दूं चाहे कुछ भी कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है। ओके, अब मैं यहां पर बोलता हूं, मान के चलो आपसे बोल देता हूं कि P इंटू वी वर्सेस P का ग्राफ बनाओ, या फिर यहां पर V भी लिख सकता है। बोलो क्या होगा, कैसा ग्राफ आएगा, जरा देखिए और बताइए। P इंटू वी का P और V के साथ में, किसी के साथ में ग्राफ बनवाए, कोई डरने वाली बात नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्यों, P इंटू वी क्या है, कांस्टेंट है। देखो ये बॉयल्स लॉ के लिए बात चल रही है, पहले ही बोल दिया है कि ये जो ग्राफ बनवा रहा हूं ऐसा मत कर देना, नहीं तो पता लगा कि कुछ और एग्जाम में डेटा कुछ और है और आप कुछ और ही करते जा रहे हो। मैं यहां पर क्लियरली बता रहा हूं, बॉयल्स लॉ से रिलेटेड ग्राफ बनवा रहा हूं। बॉयल्स लॉ से रिलेटेड यदि ग्राफ है तो एक पॉइंट और दिमाग में हम लोग डालने की छोटी सी कोशिश करते हैं, और वो क्या है, बॉयल्स लॉ जो हम लोग बात कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ किस पर बात करते हैं हम लोग, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है बेटा, यहां पर कांस्टेंट है, इसका मतलब इसे मैं कहता हूं इट इज माई आइसोथर्मल प्रोसेस। इतना शब्द तो आपके लिए सफिशिएंट है समझने के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो आइसोथर्मल बेसिकली ये सारे ग्राफ किसके लिए हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये सारे ग्राफ हैं। एग्जामिनर बड़े चालाक होते हैं, वो क्या कर देते हैं, ग्राफ के लिए कुछ ऐसा भी कर देते हैं, P इंटू वी इधर लिख दिया और यहां पर P लिख दिया या V लिख दिया, जो भी लिखना है उसे लिख सकता है। तो ये वाला ग्राफ ऐसा खड़ा हो जाएगा। भाई एक्सिस बदलने से ग्राफ का ओरिएंटेशन भी बदलता है। ये एकदम बेसिक ग्राफ चल रहे हैं, देख लो भाई। क्यों क्यों ऐसा लिख पा रहा हूं, क्योंकि बेटा पीवी क्या है, P इंटू वी इज अ कॉन्स्टेंट। कहां लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, लिख देता हूं, P इंटू वी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो P इंटू वी कॉन्स्टेंट है, मतलब P इंटू वी की जो वैल्यू वो कभी बदलेगी नहीं। तो बेटा P इंटू वी की कोई तो भी एक फिक्स वैल्यू होगी, तो ग्राफ ऐसा रहेगा। आप प्रेशर बदलो चाहे वॉल्यूम बदलो, ग्राफ ऐसा मिलना चाहिए आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यस और नो। हालांकि देखो अब इसमें मैं अभी एरो वगैरह नहीं डिजाइन करवा रहा हूं, एरो का काम हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बेसिक से ग्राफ जो है वो आपको पता होने चाहिए। ऑल द ग्राफ्स आर रिलेटेड विद व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस। एक और बनवाऊं, चलो एक और बना लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया आपसे आइसोथर्मल प्रोसेस चल रही है, यहां पर टेम्परेचर है, यहां पर प्रेशर है। बनाओ ग्राफ कैसा होगा, बनाओ ग्राफ कैसा होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस क्लियरली बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, कैसा बनेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इधर डाल दो। अच्छा मान के चलो यहां पर यदि मैं बोल देता हूं P की जगह मैंने वॉल्यूम लिया होता तो क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। बस फर्क पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स में जाने के पश्चात इस पे एरो लगेंगे। क्या लगेंगे, एरो। सर व्हाट डू यू मीन बाय एरो, मतलब ये है कि भैया प्रेशर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है वॉल्यूम के साथ में, वो रिलेशन देखना पड़ता है। अभी तो मैं दो ग्राफ को एक पे ले रहा हूं, तो सर अलग अलग बनवा दो, काहे कंजूसी कर रहे लो भैया, अलग अलग कर देते हैं। यहां पर टेम्परेचर है, वहां प्रेशर ले लिया, यहां वॉल्यूम ले लेता हूं, और ये ग्राफ मेरा इस प्रकार से बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, आइसोथर्मल प्रोसेस के सारे ग्राफ हो गए। और भी बना सकते हैं, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे पास सामने आने वाले न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल आपको करवाता हूं, प्यारा सा छोटा सा सवाल करवाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, इफ pressure is increased by 10%, then change in volume बताना है, और ये प्रोसेस हो रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिंपल सा सवाल है, आपके सामने लिख दिया। अब क्या होता है यहां पर देखिए, तो आप बोलोगे सर जी हम लोगों को तो मालूम है P इंटू वी बराबर कांस्टेंट होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, P1 V1 बराबर का P2 V2। बोलो यस और नो। मैंने मान लिया लेट्स से P इनिशियल बराबर P1 बराबर मैं P मान लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। तो V इनिशियल बराबर V1 बराबर मैं V मान लेता हूं, कोई दिक्कत, ओके। इसको और आसान करने के लिए मैं मान लेता हूं ये है 100, तो ये भी ये और इसको भी 100 ले लूं क्या,
नहीं तो रहने दो, छोड़ो, इस पे हम लोग ऐसे बाद में चर्चा करेंगे। नाउ पी फाइनल बराबर P2 बराबर हमें दिया गया है इंक्रीज्ड बाई 10%, इंक्रीज्ड बाई 10%, 10% का इंक्रीमेंट है। बोलो 10% के इंक्रीमेंट से क्या मतलब है कि भैया P2 जो आएगा वो आएगा P प्लस का 10% ऑफ P, यस और नो, मतलब आएगा 1.1 P, 1.1 P। वैसे मैं आपको बता दूं यहां पे जो ऑप्शंस होंगे वो क्या होगा, 10% इंक्रीमेंट, 10% डिक्रीमेंट, 11% इंक्रीमेंट, 12% डिक्रीमेंट, क्या जो भी ऑप्शन देना है वो दे देगा एग्जामिनर। लेकिन अभी मैं आपको हाल फिलहाल में दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, वो है 10% इंक्रीमेंट और 10% डिक्रीमेंट। इन दो में से कोई आपका आंसर है क्या, पहले तो उतना बता दीजिए। है तो ठीक है, नहीं है तो अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं। क्लियर? बोलो अब क्या करें, ये फाइनल प्रेशर हो गया, वॉल्यूम फाइनल मुझे चाहिए, उसके लिए ही पूरा ये सवाल यहां पर बनाया गया है। तो चलो लेट स्टार्ट। तो क्या आएगा, P इंटू वी बराबर ये आएगा बेटा 1.1 P इंटू वी, यस और नो। तो बेटा यहां से हमारे पास में जो आंसर आएगा कितना आएगा, P से P, सॉरी वी फाइनल। सो बेटा वी फाइनल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, जरा देखिए वी फाइनल, देखिए कितना आ रहा है, फटाफट से देखिए वी फाइनल कितना आ रहा है। वी फाइनल विल बी P से P कैंसल, बराबर है V डिवाइडेड बाई 1.1 टाइम्स, बराबर है। ओके, तो V फाइनल जो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा ऑफ V, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.9 टाइम्स V आ रहा है ये, यस और नो, 1199 है ना। और थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं इस डेटा को, तब आपको कुछ और चीजें यहां पर क्लियर होने लगेंगी। 0.9 V ले लिया मैंने, है ना, 0.9 V ले लिया। ओके, सीधा कर लूं कि क्या करूं, 11 कम क्या, 1199 है कि नहीं, एक जीरो बढ़ाई थी, 100 डिवाइडेड बाई 11, 11,999। ओके, एक बच गया, पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने एक जीरो बढ़ा दी, तो एक जीरो यहां बढ़ जाएगी, एक जीरो यहां बढ़ जाएगी, 11 अट्ठे 88, क्या हो रहा है ये, 1199, एक बच गया, जीरो जी। ओके, तो 0.908 ऐसा मेरे पास में ये आ रहा है। तो दैट्स माई फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, दैट्स माई फाइनल वॉल्यूम, यस और नो। तो अब इस बेसिस पर आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, यस और नो। सो बेसिकली देखो, अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं मेरे दिमाग में करता क्या हूं, देखो अब ये तो कैलकुलेशन से आंसर आ ही रहा है, तो यदि मैंने मान लिया होता कि P इनिशियल जो है वो 100 होता, तो P फाइनल बोलो कितना आता, 100 प्लस का 10% ऑफ 100, मतलब P फाइनल आपके पास में आ रहा होता था 110, यस और नो। भाई 10% 100 का कितना आता है, 10, तो P फाइनल 10 होता था। और V इनिशियल को यदि मैंने V माना होता तो V फाइनल आपके पास में निकालना था। यही सवाल है ना, कि कुछ और है, डेटा को देख लो। हाँ, सो हमारे पास में सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही है, इसी के बेसिस पर यदि मैं करता हूं तो देखो क्या आएगा, P इनिशियल मतलब 100 इंटू V बराबर 110 इंटू V फाइनल। तो अभी भी डेटा में कोई फर्क आएगा क्या, कोई फर्क नहीं आएगा, आएगा क्या, कोई फर्क नहीं आएगा, यस और नो। सो ये आपके पास में सिचुएशन आ गई। सो अगेन यू विल बी राइटिंग V फाइनल बराबर 0.908 टाइम्स V, और आपसे यदि डेल्टा V पूछा है तो आप लिख दोगे V फाइनल माइनस का V इनिशियल, मतलब आप क्या लिख सकते हो, V फाइनल है 0.908 V माइनस का V, इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट अ नेगेटिव आंसर, यू विल गेट अ नेगेटिव आंसर, यस और नो, श्योर हैं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। प्रेशर वॉल्यूम बॉयल्स लॉ के बाद में हमारे पास में आता है चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ आता है बेटा, चार्ल्स लॉ। ये वापस से रिपीट आएंगे सब चीजें, चार्ल्स लॉ के अंदर में ये सारी चीजें वापस से हमें मिलने वाली
हैं। चार्ल्स लॉ में सॉरी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे वापस से थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन अभी एकदम बेसिक सी चीजें यहां पर कर लेते हैं। ये चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। चार्ल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। तो ये कहता है कि भैया एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब ये कहता है V अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, V अपॉन टी बराबर कांस्टेंट। ये हमारा चार्ल्स लॉ कहलाता है। ठीक है, तो अब बताओ इसमें यदि ग्राफ बनाओगे इसके लिए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, तो कैसा बनेगा? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यस और नो? अब इस ग्राफ में जो वेरिएशंस और आगे पॉसिबल है उन्हें मैं बार बार बता रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये टाइप के ग्राफ यहां पर हमको देखने को मिल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जब एग्जामिनर ग्राफ का सवाल पूछेगा तो वो बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन करके देगा। ओके, अगला ग्राफ मान के चलो हमारे पास में बोला गया है V अपॉन टी वर्सेस V का ग्राफ। बोलो कैसा ग्राफ बनेगा? V अपॉन टी वर्सेस V का ग्राफ। तो बेटा यहां पर क्लियरली मेंशन है V अपॉन टी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मतलब ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। बोलो सही है? अच्छा, V की जगह यदि मैं टेम्परेचर लिख दूं तब भी ये ग्राफ ऐसा ही रहने वाला है। क्लियर है? कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई परेशानी आपको होनी चाहिए। ये था आपका बॉयल्स लॉ, सॉरी चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ तो पहले ही कर लिया था, पीवी बराबर कांस्टेंट। इसके बाद में चार्ल्स लॉ किया जिसमें हम लोग कह रहे हैं V अपॉन टी बराबर है आपका कांस्टेंट। ओके, लेट अस स्टार्ट फर्दर, लेट अस मूव फर्दर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चार्ल्स लॉ के बाद में हमारे पास में आता है गे-ल्यूसैक लॉ। गे-ल्यूसैक्स लॉ, ये क्या होता है भाई? इसमें किस किस का रिलेशन होता है? तो इसमें होता है प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है। मतलब ये कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप कहोगे P अपॉन टी बराबर कांस्टेंट। यस और नो? क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ देते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अब इसमें भी वही जो ग्राफ बनेंगे, कैसे बनेंगे? जैसे आपसे बोला जाए कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा एक ग्राफ मैं आपको बनवा दे रहा हूं। वो ये है स्ट्रेट लाइन रिलेशन y इज इक्वल्स टू mx। ठीक है, अभी तो यही है। प्लस सी वगैरह के बारे में हम लोगों को अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंपल ग्राफ है। नाउ इसमें जो और कुछ चीजें भी आती हैं एक्स्ट्रा वाली, उसको जरा यदि हम लोग समझते हैं तो रिलेशंस किस प्रकार से बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से रिलेशंस को हम लोग यहां पर चेंज कर सकते हैं, उसको यदि मैं देखूं तो क्या कहोगे? बताओ, सोचो और बोलो। क्या होता है ना, बेसिकली देखो हमारे पास में जो टेम्परेचर स्केल है वो टेम्परेचर स्केल कैसी होती है? केल्विन और डिग्री सेल्सियस, दो टेम्परेचर स्केल है। और हमें जो यहां पर यूज करनी होती है वो होती है कौन सी? वो कौन सी होती है? केल्विन स्केल। जनरल वे में जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सी है? डिग्री सेल्सियस। यहां जो हमें यूज करनी है वो कौन सी है? केल्विन स्केल है। तो रिलेशंस में क्या होता है ना, कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि भैया एक कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर, देखो सवाल ऐसे पूछ लेते, एकदम बेसिक सवाल पूछ लेते हैं और हम लोग गलत कर जाते हैं। कुछ ऐसे बोल देता है, क्वेश्चन ऐसे बोल दिया, ठीक है, a body has temperature लाइक बोल दिया उसने 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V। सवाल में बोल दिया जाता है नाउ इफ कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को उसने क्या बोल दिया? कांस्टेंट
टेम्परेचर इज मेड 200 डिग्री सेल्सियस, देन न्यू वॉल्यूम आपको बताना है। अब क्या होता है ना, बच्चा इतनी जल्दबाजी में होता है, क्या होता है देखो सुनो। अब उसे समझ में आ गया, लगाना तो आइडियल गैस इक्वेशन है, तो वो लिख देता है P1V1 अपॉन T1 बराबर P2V2 अपॉन T2, ये रिलेशन चलता है ना। तो वो क्या करता है, इनिशियल प्रेशर उसने P मान लिया, इनिशियल वॉल्यूम V मान लिया, इनिशियल टेम्परेचर वो देखता है T मान लेता है, इक्वल्स टू कांस्टेंट प्रेशर है मतलब P, और वॉल्यूम फाइनल उसको निकालना है, टेम्परेचर उसने क्या कर दिया 2T कर दिया। सवाल को सॉल्व करेगा और पाएगा कि V फाइनल जो आ रहा है वो 2V आ रहा है, जो कि गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्या रीजन होता है बेटा ये गलत होने का? एक ही सिंपल सा रीजन है, सर ये केल्विन स्केल में होना चाहिए। आप क्या होता है ना, ये हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि हमें पता नहीं चलता और हम ये गलती कर जाते हैं। सो इसको हमेशा ध्यान रखें। तो आपने लिखना है P इंटू वी अपॉन टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस तो है, तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी 373 बराबर P इंटू वी फाइनल अपॉन, अब टेम्परेचर 200 है तो कितना हो जाएगा, 200 है मतलब हो जाएगा 473। सो अब आपके पास में क्या होगा, कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा, P से P कैंसल, सो V फाइनल विल बी इक्वल्स टू 473 डिवाइडेड बाई 373 टाइम्स V। अब इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो V फाइनल का जो आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लाइक 373 से डिवाइड करो, 373 एक बार बच गया 100, और एक जीरो और लगा लो पॉइंट लगा के, 3 दूना 6, तो 1.2V कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं कि 2V नहीं आएगा, 1.2V आएगा। इस छोटी सी बात को मेरी को क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। यस और नो, क्या ये बात समझ में आ रही है? सर इसमें कौन सी परेशानी, ये तो हम लोग जानते हैं ना। देखो क्या होता है ना, यहां पर सब कोई जानता होता है, लेकिन जब रियल में एग्जाम में जब कर रहे होते हैं तभी गलतियां हमसे होती हैं। ठीक है, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यहां पर कुछ और देखो, छोटे छोटे से पॉइंट्स आने वाले हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये क्या कौन सी चीज आ गई। बेसिक लॉ है, केमिस्ट्री में भी आपके पढ़े हुए हैं, यहां पर बस आप उन्हें एक बार और देख रहे हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं डेविएशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर। ओके ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया है कि आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, यस और नो, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, और वो इक्वेशन है पीवी बराबर का nRT। अब हमारे पास में ये जो टॉपिक है ना, इट इज क्वाइटली रिलेटेड विद द केमिस्ट्री, इट इज क्वाइटली रिलेटेड विद द केमिस्ट्री, है ना। और केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी जगह पे एक्सेप्शंस वगैरह आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब हमारे पास में फिजिक्स में जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, कैसा लॉ है, पूरी आधी मैकेनिक्स हो जाती है, पूरी तो नहीं पर आधी से ज्यादा मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे हो जाती है, और वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं लगाते, हर समय वो लग सकती है। वो जो उसकी कंडीशंस को आप फुलफिल कर लो, बाकी सब जगह लग जाएगी। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाना है तो उसकी कंडीशन लगा देते हैं ना, बाकी तो सब जगह लग जाती है। यस और नो, ऐसा इसमें नहीं होता है। क्या होता है कि देखो ये जो इक्वेशन बनाई गई है आइडियल गैस इक्वेशन, इसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है, आइडियल गैस इक्वेशन नाम दिया गया है। लेकिन हमारे पास में जो गैसेस होती हैं वो रियल गैसेस होती हैं, और यदि मुझे इस इक्वेशन को यूज करना है, इफ आई वांट टू यूज दिस इक्वेशन, तो या तो मैं रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करूं, पहला पॉइंट, या फिर दूसरा पॉइंट है कि मैं इक्वेशन को चेंज करूं। भाई दो पॉइंट पॉसिबल है ना, या तो रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करूं या इस इक्वेशन को ही बदल दूं, दो कंडीशन है। तो यहां पर एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि जो रियल गैसेस हैं उनके साथ में क्या होता है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। तो ये जो रियल गैसेस हैं ये क्या होता है,
ये हो जाती हैं आइडियल गैसेस की तरह व्यवहार करने लगती हैं. दे बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस. रियल गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है. रियल गैसेस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस. चार ऑप्शन बनाता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लो प्रेशर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर. हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर को कम करो तो रियल गैस आपकी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग सकती हैं. तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल कर दिया, रियल गैसेस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर दिया. तो इससे भी काम बन सकता है. दूसरा जो है हमारे पास में वो है इक्वेशन को चेंज किया जाए. अब इक्वेशन को चेंज करना इतना आसान है क्या? नहीं. तो इसके लिए कुछ स्टडी करी गई होगी, डेफिनेट सी बात है करी गई होगी. और आफ्टर स्टडीज हमारे पास में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम है वॉन डेर वाल. अब इसका डेरिवेशन वगैरह हमें कोई काम का नहीं है. वॉल की WALL होता है कि वॉल करते यही आती है, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन. ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बिहेवियर को स्टडी किया और अपनी एक नई इक्वेशन दे दी. देखो पहले आइडियल गैस इक्वेशन की बात करो. आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, इसी को उन्होंने चेंज किया. उन्होंने किया P इंटू वी बराबर NRT था, बराबर है. P इंटू वी बराबर NRT था. उन्होंने क्या किया, प्रेशर को चेंज कर दिया, वॉल्यूम को चेंज कर दिया और आपके पास में एक इक्वेशन डिराइव कर दी. और वो इक्वेशन लिखी गई है रियल गैसेस के लिए. किसके लिए? रियल गैसेस के लिए. क्या कर दिया उन्होंने, क्या किया, प्रेशर को चेंज कर दिया. प्रेशर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. और उन्होंने लिख दिया P प्लस का AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, और V को भी चेंज कर दिया, V माइनस का NB बराबर NRT. ये लिख दिया उन्होंने और ये बन गई आपकी वॉन डेर वाल इक्वेशन. ये क्या बन गई, वॉन डेर वाल इक्वेशन विच इज फॉर रियल गैसेस, विच इज फॉर रियल गैसेस. P प्लस का AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस का NB बराबर NRT. एक बात बताओ, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको नहीं पता है? तो इसमें से आपको नहीं पता है A और B के बारे में. तो ये हैं आपके वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स. ये क्या है आपके बेटा, वॉन डेर वाल कांस्टेंट है, जिसके बारे में हम लोगों को अभी सीखना है. A और B. ठीक है, ओके. क्या ये वाला पार्ट भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है? यस बेटा, ये वाला पार्ट भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. अब A और B जो है ना, जिन्हें हम लोग वैन डेर वाल कांस्टेंट बोल रहे हैं, बेसिकली दे आर रिलेटेड विद समथिंग कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. मतलब क्या है सर, ये लिखने में तो बहुत आसान लग रहा है. A और B जो हैं वो वॉन डेर वाल कांस्टेंट है, बेसिकली इनका कुछ तो रिलेशन होगा. यस, देयर इज सम रिलेशन, और वो रिलेशन हमको याद रखना है, डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे. क्या है कि हमारे पास में कुछ आते हैं टर्मिनोलॉजी, जिन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पैरामीटर. क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पैरामीटर्स. और वो क्रिटिकल पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम. क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम. सर व्हाट इज दिस? हमने बोला है कि हमारे पास में यदि इस रियल गैसेस की इक्वेशन में, इस रियल गैसेस की इक्वेशन में द पॉइंट वेयर dP बाई dV इज द इक्वल्स टू 0, इस बेसिस पर इन कांस्टेंट को निकाला गया है. अब क्या होता है, इस वॉन डेर वाल इक्वेशन में जहां पर आपका dP बाई dV 0 होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसे डिनोट किया जाता है TC से. जो वॉल्यूम होता है उसे कहा जाता है क्रिटिकल वॉल्यूम, उसे कहा जाता है क्रिटिकल वॉल्यूम, और इसे डिनोट किया जाता है VC से. और जो आपका प्रेशर होता है, जो आपका प्रेशर होता है उसे कहते हैं हम लोग क्रिटिकल प्रेशर. फिर से ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने कहा
कि वॉन्डरवॉल इक्वेशन v प्लस का a n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस का एन बी बराबर nRT। क्या इस इक्वेशन में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तीन टर्मिनोलॉजी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। यदि मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं P के फॉर्मेट में लाके विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो जहां पर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम जीरो होता है, क्या होता है? जीरो होता है। उस स्थिति में जो प्रेशर होता है गैस का उसे क्रिटिकल प्रेशर, जो वॉल्यूम होता है उसे क्रिटिकल वॉल्यूम, जो टेम्परेचर होता है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। एंड दीज थ्री आर रिलेटेड विद द ए एंड बी एज कि हमारे पास में सबसे सिंपल होता है Vc बराबर, और Vc जो आता है वो 3B आता है। मतलब सवाल में आपसे क्या दिया जाता है, डायरेक्टली क्रिटिकल वॉल्यूम वगैरह दे देते, और इन पे देखो वैसे अभी तक ये पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। टीसी जो होता है वो होता है 8A अपॉन 27BR। टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर 8A अपॉन 27BR। ए और बी दोनों टेम्परेचर से रिलेटेड है। सबसे सिंपल होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या करते हैं कि वो वॉन्डर वॉल के इक्वेशन में ये बी वगैरह दे देते हैं और आपसे क्रिटिकल वॉल्यूम डायरेक्टली पूछ सकता है। पूछेगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक पूछे नहीं गए हैं। इस बात को हम लोग मानते हुए सिंपल चीजें जरूर कर लेते हैं। और एक बचता है आपका पीसी, जो होता है ए अपॉन 27B स्क्वायर। ए अपॉन 27B स्क्वायर रिजल्ट डायरेक्टली याद होना चाहिए। ओके, ये हो गया। और क्या सवाल बनता है? और एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, और वो आपका होमवर्क है। वो है डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ये इक्वेशन दे देता है। जनरली इस इक्वेशन को यदि मैं 1 मोल के लिए कन्वर्ट कर लेता हूं तो ये इक्वेशन बन जाती है P प्लस का A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस का B बराबर RT। तो यहां पर ये पूछ लेता है क्या? ए और बी के डायमेंशंस। ए और बी के डायमेंशंस यहां पर पूछे जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड हो गया। ये आपका होमवर्क हो गया। बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है। बहुत बार इसके डायमेंशंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इवन दो अपने मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो डायमेंशंस निकाल के रख लेना है। ये आपका होमवर्क भी है। आपको कुछ तो भी चाहिए ना होमवर्क। ये रिलेशंस डिराइव नहीं कर रहा हूं मैं, चाहता इसमें डिराइव करता, लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखिए और उसके अंदर में काइनेटिक थ्योरी चैप्टर को देखिए, उठा के 4-5-6 पन्ने दिए बस। और हम इतना सारा जो चीजें पढ़ रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं कि मान के चलो यदि कोई एग्जामिनर भूले भटके कोई एक्स्ट्रा लेवल पे चला गया और यदि उसने कोई सवाल पूछ लिया तो वो आपको आना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपको आ ही नहीं रहा है। ठीक है, श्योर। फिर और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमारे पास में जो चीजें आती हैं वो आती हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट। वेरिएशन of pressure with height. Again this part is not given in the syllabus, लेकिन इस पे जनरल सवाल बन जाता है। देखो सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, तो आपको इन्हें क्या रखना पड़ेगा? मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो हम इसको डिराइव करें या फिर हम लोग इसको क्या करें कि डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखें। दो तरीके हैं हमारे पास, या तो रिजल्ट को याद रखें या फिर डेरिवेशन करें। तो डेरिवेशन भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम लोग देखते हैं, अभी तो सोचते हैं क्या करना है। लेकिन आपके पास में इसमें सिंपल सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि जब आपकी, जैसे ये आपकी अर्थ की सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है, तो यहां पर जो प्रेशर होता है उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब यहां से यदि हम h हाइट पर चले गए तो ये आपका प्रेशर P हो जाएगा। तो सवाल ये है, ये जो P है वो ज्यादा है या कम है? तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हम लोग इस डेरिवेशन को चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। कैसे? हमने माना, लेट्स से हमने माना यहां पर एक पॉइंट और होता है, ये तब है कि मतलब कि हम लोग मान रहे हैं टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, टेम्परेचर इज नॉट वेरिंग विद हाइट। यदि आपका टेम्परेचर हाइट के साथ में चेंज नहीं होता है तो ये कंडीशन होती है। अदरवाइज आप देखोगे
तो हमारे पास में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जहां पर आपकी फ्लाइट्स वगैरह उड़ती हैं एरोप्लेन, क्या बोलते हैं उसे, समताप मंडल, है ना, स्ट्रेटोस्फियर। तो लगभग ऊपर जाते जाते कभी आप यदि कहीं से कोई फ्लाइट से किधर से उधर गया हो तो कभी कभी अनाउंसमेंट होती है कि बाहर का टेम्परेचर -34 डिग्री सेल्सियस, -35, -30 डिग्री सेल्सियस, ऐसा टेम्परेचर होता है बाहर का। ठीक है, तो उसमें तो सर बर्फ जम जाएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर बर्फ प्लेन पे तो जम ही नहीं पाती है, और हम तो अंदर में सही सलामत आ जाते हैं। तो बेटा अंदर के टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अंदर के टेम्परेचर को 24-25 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है, बाहर का टेम्परेचर उतना ही रहता है। ठीक है, और सर हमने तो सुना है कई लोगों हवाई जहाज के पहियों में बैठ के आ जाते हैं, ये करके आ जाते हैं, वो करके आ जाते हैं, वो जिंदा तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी हालत देखो क्या होता है ना। फ्लाइट जनरली जो जाती है ना, वो आधा एक घंटे का सफर करती है, तो आधा एक घंटे तक आपकी बॉडी उसको बेयर कर जाती है और आपकी नसें वगैरह जो है अंदर खून जमने लग जाता है, तो वो आते ही फिर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ही आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं जैसे हम लोग जनरली फ्लाइट में से उतरते हैं और ये बैग टांगा कंधे पे और ओला बुक करी और घर पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। उनको फिर सीधा हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है, जिंदा रखना है तो, है ना। ओके, चलो हम लोग अपने मुद्दे से भटक गए। सो हम लोग मान लेते हैं डेरिवेशन, देखो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसलिए ना मेरी इच्छा नहीं होती कई बार डेरिवेशन वगैरह, जहां पर है हिस्सा वहां पर हम लोग डेरिवेशन करें तो बात समझ में आती है, डायरेक्टली करें क्या करें, क्योंकि देखो हमें सिलेबस को भी ध्यान में रखना है, ये भी चीजें हैं। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, क्या करें क्या करें, हमने सोचने में ही 5 मिनट लगा दिए, इतनी देर में तो डेरिवेशन हो जाए। लेट से मान ले, छोड़ो, लेट से कि भैया एट हाइट, किसी हाइट पर आपका जो प्रेशर है वो मैं मान लेता हूं वो है आपका P, वो कितना है P, और ये हाइट जो है वो h मान ली, मतलब h हाइट पर प्रेशर है P, और h प्लस का dh जब हाइट आ रही है, h प्लस का dh जब हाइट आ रही है, तो हम लोग प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है उसे मान रहे हैं P प्लस डीपी। अभी ये मान रहे हैं, देखो सही रिलेशन कैसे चलता है, क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, जरा इसको यदि मैं समझने की कोशिश करता हूं, इसको यदि मैं समझने की कोशिश करता हूं, तो बेसिकली सिचुएशन क्या होती है, प्रेशर को यदि हम लोग रिलेट करते हैं तो वो रिलेट करते हैं किससे, फोर्स से, और फोर्स और एरिया से, यस और नो। P बराबर F अपॉन ए, तो F बराबर P इंटू ए यहां पर होता है या नहीं होता है, तो आप बोलोगे सर ये बात तो सही है। अब यदि इस बात को मैं सही मानता हूं तो मैंने क्या किया, लेट से यहां से H हाइट पर मैं गया, ठीक है, ओके, और यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक DH हाइट को कंसीडर कर लिया, ये आपकी DH हाइट हो गई। ठीक है, अब यहां पर यदि इस इंस्टेंट पर यहां पर यदि प्रेशर P है, यहां पर यदि प्रेशर क्या है, P है, और मैं मान लेता हूं ये जो भी एरिया होगा उसको मैं यदि A मान लेता हूं, ठीक है, तो भैया यहां पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो लगने वाला फोर्स होगा P इंटू ए, कितना होगा, P इंटू ए, और यदि यहां पर प्रेशर P प्लस का डीपी है, कितना है बेटा, P प्लस का डीपी है, तो यहां पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, P प्लस का डीपी इंटू ए होगा, यस और नो। तो यहां पर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फोर्स, यस और नो, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब इस डिफरेंस ऑफ फोर्स के, डिफरेंस ऑफ प्रेशर के बेसिस पर ही हम लोग आगे कहानी को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट को समझिए, यहां पर सारी चीजें मैग्नीट्यूड वाइज चल रही हैं अभी, तो फोर्स P इंटू ए नीचे से लग रहा है और P प्लस का डीपी इंटू ए ऊपर से लग रहा है। मैं बोला ठीक है सर जी। अब प्रेशर का फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं वो क्या लिख सकते हैं, भाई ये गैस है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेशन चाहिए हम लोगों को, मतलब यहां पर गैस है, यदि मेरे पास में गैस है तो हम लोग रिलेशन को स्टार्ट कर सकते हैं पीवी बराबर एन आर टी से, यस और नो। मैं बोला सही बात है, यदि ये है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं P बराबर स्मॉल एन अपॉन वी इंटू आर टी लिख सकता हूं। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब हम लोग वहां पर ऊपर में जाके नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालें, कोई तरीका है हमारे पास निकालने का, तो हम लोग इसको कह सकते हैं P बराबर एन को
लेट्स से हम लोगों ने मान लिया m इज द मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस आर टी अपॉन वी। इस फॉर्मेट में मैं लेके चल सकता हूं क्या, m अपॉन एम नॉट आर टी अपॉन वी। अब इससे क्या हो जाएगा सर जी, देखो यहां पे हमारे पास में एक रिलेशन बन रहा है, P बराबर क्या बनाया था मैंने, 1 अपॉन वी एम अपॉन एम नॉट और आर टी, यस और नो। मैं बोला ठीक है। अब देखो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम से मुझे क्या मिलेगी, मास अपॉन वॉल्यूम से मुझे मिलेगी डेंसिटी। तो मैं लिख सकता हूं P बराबर रो आर टी अपॉन एम नॉट। अब एम नॉट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर होता है, जिसे हम लोग जानते हैं कांस्टेंट ले सकते हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ओके, सो अब हमारे पास में प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन यहां पर मिलने लग रहा है। तो हम लोग यहां से रो को यदि लिखते हैं तो रो आएगा P इंटू एम नॉट अपॉन आर इंटू टी, आर इंटू टी, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, P इंटू एम नॉट अपॉन आर इंटू टी। ये तो मेरे पास में बेसिक चीज हो गई। सवाल ये तो था ही नहीं, हमें तो डीपी तक पहुंचना है, और डीपी तक कैसे पहुंचे यही कहानी है। तो देखो प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, यदि आप जानते हो तो H हाइट के साथ में या H डेप्थ के साथ में हम लोग प्रेशर लिखते हैं। ये हम लोगों को पढ़ना होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, और वो कहता है कि भैया यदि आप H गहराई पे हो तो प्रेशर होता है रो जी एच, प्रेशर होता है रो जी एच, प्रेशर कितना होता है, रो जी एच। तो यहां पर यदि इस वाली सिचुएशन में मैं बात करता हूं, इस वाली सिचुएशन में यदि मैं बात करता हूं, तो यहां पर देखो यहां से P इंटू ए लग रहा है और यहां पर P प्लस का डीपी इंटू ए लग रहा है, यस और नो। तो फोर्स के हिसाब से देखोगे तो फिर आप यहां पे कहीं वो लगाने मत लग जाना, एफ नेट बराबर एम ए लगाने लग गए, नहीं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बात करनी है डीपी के बारे में। तो हम लोग क्या डीपी के बारे में बात कर सकते हैं कि जो डीपी आएगा, चेंज इन प्रेशर, वो कितना रहेगा, रो जी एच, मतलब रो इंटू जी इंटू डी एच। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसको समझिए। डीएच ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और डीपी माइनस की तरफ, नेगेटिव की तरफ होगा। क्यों, अब मुझे डेरिवेशन करना है, तो अब मुझे इसको इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। अब यहां पर यदि मैं देखता हूं तो सारी वैल्यूज को मैं पुट कर सकता हूं। कैसे पुट करूंगा बताओ, रो अभी मैंने निकाला हुआ है, यस और नो। तो आप लिख सकते हो माइनस का डीपी अपॉन पी, सॉरी माइनस का डीपी बराबर रो की जगह पी एम नॉट अपॉन आर टी जी इंटू डी एच, जी इंटू डी एच, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। अब यहां पर देखते हैं रिलेशन किसका किसका आएगा, हाइट और प्रेशर का रिलेशन चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का डीपी अपॉन पी बराबर, ये आ जाएगा G इंटू एम नॉट अपॉन आर टी इंटू डी एच। कोई परेशानी। अब मैं करता हूं दोनों साइड में इंटीग्रेशन। तो बेटा H बराबर 0 पर आपका प्रेशर है P नॉट, मैंने डायग्राम बनाया था अर्थ की सरफेस पे, और मैं H हाइट पर प्रेशर मान लेता हूं P। तो मेरे पास में ये क्या रिलेशन आएगा, ये आएगा माइनस टाइम्स एल एन पी, और लिमिट लग जाएंगी P नॉट से लेकर के P तक, बराबर इस यहां से देखो G इंटू एम नॉट अपॉन आर टी आएगा कांस्टेंट, और डीएच का इंटीग्रेशन आएगा H, यस और नो। बोलो सही है कि नहीं। तो मैं यहां पे माइनस को इधर ले जाता हूं, तो माइनस को इधर लेके जाने से क्या फर्क पड़ेगा जरा देखो, मेरे पास में आएगा एल एन पी माइनस एल एन पी नॉट बराबर माइनस का जी एम नॉट अपॉन आर टी इंटू एच, यस और नो। इतना दिख रहा है आप लोगों को, ओके। अब यहां पर लॉग की एक प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी वाली बेटा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बी। तो मैं इसे लिख सकता हूं एल एन पी अपॉन पी नॉट बराबर माइनस का जी एम नॉट अपॉन आर टी इंटू, लॉग को हटा दो, लॉग के हटते ही ये बन जाएगा कितना, P अपॉन पी नॉट बराबर ई टू द पावर माइनस का जी एम नॉट अपॉन आर टी इंटू एच। और
फाइनल जब मैं लिखूंगा तो मैं कहूंगा क्या, P बराबर P नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस का G इंटू एम नॉट इंटू एच अपॉन आर टी। सो यदि हाइट के साथ में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो दैट इज द रिलेशन। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल एग्जामिनर आपसे कह सकता है, पूछ सकता है, और आपको ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। वैसे इसको अच्छे से लिखता तो mgh लिखता तो ज्यादा अच्छा रहता, याद भी रहता आपको। P बराबर P नॉट ई टू द पावर माइनस का mgh अपॉन आर टी, ठीक है। हर टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको मालूम है। P नॉट क्या है, सरफेस पर प्रेशर, ठीक है। m नॉट क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। h क्या है, वो हाइट जहां पर पूछा है। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, g की वैल्यू आपको याद होती है। r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैपिटल T इज द टेम्परेचर। क्लियर है। क्या ये रिलेशन को आप याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? बेटा रिलेशन को याद आपको रखना ही पड़ेगा, यस और नो। तो मैंने बोला ठीक है। चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हमारे पास में आती है कुछ और बेसिक सी चीजें। कुछ और बेसिक सी चीजें का मतलब क्या है, हम लोग कुछ और लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें सब एक और लॉ आता है, वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये क्या कहता है भाई, मेरे से कुछ तो कहता होगा ना। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, लेट्स से हमारे पास में दो गैसेस हैं, ठीक है। हमने कंसीडर कर ली दो गैसेस। अब इन दो गैसेस में मैं क्या कह रहा हूं कि एक गैस है जिसकी डेंसिटी है ρ1। इस ρ1 वाली डेंसिटी के लिए जो इसके गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी स्पीड है v1 और इसका प्रेशर है p1, ठीक है। एक दूसरी गैस है जिसकी डेंसिटी है ρ2, इसका स्पीड जो है वो है v2। आप चाहे तो CRMS के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग RMS वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और इसका प्रेशर जो है वो है p2। बोलो ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां पर यदि मैं P1 की बात करता हूं तो P1 कितना लिखा जाएगा, 1/3 ρ1 CRMS, मतलब यहां पर v1 का स्क्वायर। और प्रेशर ऑफ 2 कितना लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 1/3 ρ2 v2 स्क्वायर। यहां पर ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट RMS स्पीड ओनली। अब क्या होता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि मान के चलो ये दोनों गैसेस को ऐसे आजू बाजू में ट्यूब्स के अंदर में रखा है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास में एक ट्यूब है, यहां पर ρ1 वाली गैस है, यहां पर ρ2 वाली गैस है ना। अब जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा यहां से, तो गैसेस क्या होंगी, आपस में डिफ्यूज होंगी। और जब ये गैसेस आपस में डिफ्यूज होंगी, सो जब डिफ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो P1 विल बी इक्वल्स टू P2। P1 विल बी इक्वल्स टू P2। तो मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा 1/3 ρ1 v1 स्क्वायर बराबर 1/3 ρ2 v2 का स्क्वायर। और यहां से मैं कह सकता हूं कि v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर जो आएगा वो आएगा ρ2 अपॉन ρ1। सो आई कैन से दैट v1 अपॉन v2 जो है वो आएगा अंडर द रूट ऑफ ρ2 अपॉन ρ1। तो सर इसमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की कहां से बात आई, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कहा यह गया है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो आरएमएस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। लेकिन हमें डेंसिटी के साथ में पूछे जाते हैं। सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएमएस स्पीड। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 बराबर V1 अपॉन V2 बराबर अंडर द रूट ऑफ ρ2 अपॉन ρ1। दिस इज द रिलेशन। इस पे डायरेक्टली सवाल बनते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएमएस स्पीड। बट हम लोगों को सवाल जो दिए जाते हैं वो डेंसिटी से रिलेटेड दिए जाते हैं, इसलिए हमने इसको यहां पर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रख लिया है ताकि आपका न्यूमेरिकल सही हो सके, ठीक है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सिंपल सी बात कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो आरएमएस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक्चुअल में है। तो सर इतनी सारी बातें क्यों बताई, ये बताना ही था, इसके बिना फिर आपके पास में वो फाइनल रिलेशन कैसे आता।
ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएमएस स्पीड, जिसे हम लोग अभी तक सीआरएमएस ही मानते हैं। फिर से इसको V1 V2 क्यों लिख लिया? क्योंकि हमने यहां पर ऐसा मान के चल रहे थे, इसलिए। क्लियर है? इस पर सवाल आएगा, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ध्यान दीजिए, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा, और जिसकी डेंसिटी कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो। तो ये लॉ नहीं है, ये तो हमने डिराइव कर लिया है अपनी सहूलियत के लिए, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। लॉ वहीं खत्म हो गया, वो एक छोटा सा ब्रैकेट में जो लिखा है ये लॉ है, R इज प्रोपोर्शनल टू CRMS। ठीक है, यस और नो? ओके, सो इसी बात पर हम लोग यहां पर ये जो V लिखा था, स्पीड लिखा था, तो इस पे स्पीड से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक बात बताओ, हम लोगों ने RMS स्पीड पढ़ी हुई है, यस और नो? तो आप बोलेंगे यस सर, ये हमारे पास में थी CRMS स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, CRMS स्पीड का एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, और वो था कितना? अंडर द रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। क्या ये फॉर्मूला सब लोगों को याद है या नहीं है? अंडर द रूट ऑफ 3RT अपॉन m0 इज द फॉर्मूला विच वी हैव डिराइव्ड, यस और नो? तो आपने बोला यस। क्या इस फॉर्मूले को हम लोग यदि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्मेट में लिखें तो क्या मैं इसे 3kb इंटू टी अपॉन स्मॉल m लिख सकता हूं? अब ये वही लिख सकते हैं जिनको पहले से ये सारी चीजें मालूम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और उनके सारे रिलेशंस मालूम है, अन्यथा आप नहीं लिख सकते। ठीक है सर जी, ये तो बड़ी टेढ़ी बात करवा दी। यस, ध्यान, ये सारे सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। m0 क्या है? मास ऑफ द गैस एज वेल एज मास ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। यदि हम लोगों ने n मोल के बेसिस पर डेरिवेशन देखते हैं तो हमारे पास में m0 आता है, और जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को 1 कर देते हैं तो ये मास ऑफ द गैस बन जाता है ना, मास ऑफ 1 मोल बन जाता है। भाई वही चीजें हैं, यस और नो? फॉर 1 मोल कर देंगे तो 1 मोल का मास ही गैस का मास हो जाएगा, तो वो कैपिटल M के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये डेरिवेशन हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं, वहां से ही मैंने इस डेरिवेशन को डायरेक्टली उठाया है। तो CRMS जो है वो अंडर द रूट ऑफ 3RT अपॉन m0 होता है, जिसे हम लोग 3kBT अपॉन m लिख सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है हमारे पास में, और वो आता है रिगार्डिंग एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड भी तो हम लोगों ने निकालना सीख चुके थे, लेकिन उसका कोई डेरिवेशन वगैरह टाइप में नहीं देखा था, और इसे हम लोग V एवरेज से डिनोट करते हैं। अब क्या है ना, ये जो V एवरेज है इसका भी आपको डायरेक्टली रिजल्ट ही याद होना चाहिए, और वो डायरेक्टली रिजल्ट होता है कितना? अंडर द रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m। अब इसको सोचिए, यदि मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? थोड़ा सा सोचिए और आपको पता लग जाएगा। देखो R अपॉन m0 को आपको रिप्लेस करना होता है kb अपॉन m से, तो आप इसे लिख सकते हो 8kBT अपॉन पाई स्मॉल m। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। और एक और टर्मिनोलॉजी रह गई, वो है VMP। उसको अगले पेज पे करेंगे, रुक जाओ, पहले इसको तो निपटाएं। इसमें क्या है? 3kBT अपॉन स्मॉल m है, और यहां पर 8kBT अपॉन पाई m है। तो इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है, पहले ये आइडेंटिफाई करो, विच वन इज ग्रेटर। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है ना, kBT अपॉन m तो कांस्टेंट है, यहां पर 8 अपॉन पाई है और यहां पर 3 है। तो 8 अपॉन पाई का मतलब आएगा 8 अपॉन पाई, मतलब आप लिखोगे 8 अपॉन 3.14, पॉइंट हटाई, 2 जीरो बढ़ाई, 314, 8 दो बार जाएगा, 626 पॉइंट लगेगा। 626 मतलब कितना बच गया? 174, 174 बच गया। 174 में जीरो लगाओगे, 3 पंजा 15, तो 2.5 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये 2.5 और ये 3 है, तो इसका मतलब ये है कि बेटा आपकी जो CRMS, जिसे मैं VRMS लिख सकता हूं, इज ग्रेटर देन V एवरेज होती है। ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। V एवरेज, सॉरी, V एवरेज और RMS वेलोसिटी में कौन सी स्पीड बड़ी होती है? तो RMS स्पीड बड़ी होती है और एवरेज स्पीड
छोटी होती है। क्या ये याद रहेगा? यस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसे कहते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, व्हाट डू यू मीन बाय मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसे हम लोग VMP से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है भाई? जाहिर सी बात है, एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी आई है तो उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो किसी गैस में वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस स्पीड से चल रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओ मतलब जैसे मान चलो, देखो क्या है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे मान चलो एक गैस है, ठीक है, ये गैस है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एक चल रहा है 10 से, एक चल रहा है 10 से, एक 20 से, एक 25 से, एक 15 से, 15 से 20 से, 20 से 25 से, 30 से, 15 से, 15 से 20 से, 20 से 25 से, 30 से, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ये इतने हैं। अब इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी? तो बेटा यहां पर जो V मोस्ट प्रोबेबल आएगी ना, तो आपको पहले देखना पड़ेगा। देखो 10 वाले कितने हैं? तो 10 वाले 1 2 2 ही हैं, ओके। 15 वाले कितने हैं? 15 वाले 1 2 3 4 हैं। 20 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 हो गए 20 वाले। 25 वाले कितने हैं भैया? 1 2 3 3 है। 30 वाले कितने हो गए? 1 2, बस 2 हैं। देख लो, 3 और 2 5 10 और 4 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैच कर गया। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से चल रहे हैं। तो भैया यहां पर आप देखते हो तो आप पाओगे कि 20 वाली स्पीड ऐसी है जो 5 मॉलिक्यूल्स की है, तो इसे कहा जाएगा VMP। क्या ये छोटा सा पॉइंट क्लियर है? द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है द स्पीड एट विच लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव विद किसी गैस के मॉलिक्यूल, देखो कोई भी गैस के अंदर में यदि आप मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो वो हर पॉसिबल वेलोसिटी से हर पॉसिबल डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा स्पीड जिन मॉलिक्यूल्स की रहेगी, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी कोई एक कांस्टेंट स्पीड है वो सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं, तो उसे हम लोग VMP यहां पर कहेंगे। और जो बेटा VMP जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ 2RT अपॉन m0। ध्यान रखना 3RT 2RT और 8/πRT अपॉन m0, ठीक है। तो सिंपल चीजें हैं, ओके। सो ये हमारे पास में निकल के आ गया VMP। और इसे यदि आप लिखना चाहो तो कितना लिखोगे? 2kb इंटू टी अपॉन स्मॉल m। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो अगेन सबसे छोटी है, ठीक है, अगेन सबसे छोटी है। तो आपको एक रिलेशन समझ में आया होगा कि सबसे ज्यादा होती है RMS, फिर होती है एवरेज, और फिर होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, और वो जाहिर सी बात है आरएमएस से कम आएगी, एवरेज से भी कम आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड से सारे मॉलिक्यूल्स, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस स्पीड से चल रहे हैं वो सबसे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती है, वो इतनी कम ही होती है। इसके अलावा आपको क्या करना है? एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को आरएमएस स्पीड के टर्मिनोलॉजीज में भी आपको कैलकुलेट करके रखना है। मतलब कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे पास में VRMS जो है वो आया था अंडर द रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। V एवरेज जो आपने निकाला था वो आया था अंडर द रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m0, और VMP जो आपने निकाला था वो आया था अंडर द रूट ऑफ 2RT अपॉन m0, ठीक है। तो यदि मैं इसे मान लेता हूं CRMS, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि भैया V एवरेज जो होगी वो क्या होगी और VMP जो होगी वो क्या होगी। मतलब CRMS के टर्मिनोलॉजीज के फॉर्मेट में यदि मैं बात करता हूं तो ये आएगी 0.92 टाइम्स VRMS या CRMS, और ये वाला जो डेटा है, अब देखो ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है,
तो ये परेशानी आपको नहीं है, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये 2 न्यूमेरिकल हो गए। सर जी इसका लॉ हुआ तो कुछ बताया नहीं, डायरेक्टली बता दी। भाई सिंपल सी बात है, यदि डायरेक्ट सवाल है तो डायरेक्टली ही बताई जाएगी। इस पे भी सवाल पूछे जा चुके हैं, इस पे भी सवाल पूछे जा चुके हैं। क्लियर? ओके। और क्या है, और कुछ रह गया क्या? एक छोटा सा लॉ और रह गया बेटा जिसको मुझे कवर करना है, और वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये सारी वो चीजें हैं जो आपने केमिस्ट्री में करी हुई हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या कहता है, मान के चलो हमारे पास में एक कंटेनर है, इसमें गैस भरी है, इसका प्रेशर इंडिविजुअल लेने पर P1 आया, दूसरे कंटेनर में ले ली P2 आया, एक तीसरी गैस है, इसका इंडिविजुअल प्रेशर P3 आ रहा है। ऐसे तमाम कंटेनर हैं। यदि, और ये सब आइडेंटिकल कंटेनर हैं, सब कुछ एक जैसा है, मान के चलो इन सबको मैं किसी एक ही कंटेनर में भर देता हूं और प्रेशर P आता है, तो बेटा ये जो प्रेशर P आएगा दैट विल बी P1 प्लस का P2 प्लस का P3 एंड अप टू सो ऑन। ये है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सिंपल चीजें हैं, केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं, इसलिए यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बोला गया है कि मान के चलो हमारे पास में n नंबर ऑफ गैसेस है और उन सबको V वॉल्यूम वाले कंटेनर में रखा गया है। जब उनको इंडिविजुअली रखा गया है तो उसका प्रेशर, इसका आया P1, इस गैस का आया P2, इसका आया P3 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। इन सब में कहानी एक ही है कि सब कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। सब कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इसके अंदर में मान चलो एक मॉलिक्यूल है, इसका स्मॉल m1 मास है, ठीक है, वो जो हम लोग जैसे लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n1, ये v1, इसकी जो आरएमएस स्पीड है वो है v1, और कुछ बच गया क्या, ठीक है, और इसका वॉल्यूम v है, इसका भी वॉल्यूम v है, इसका भी वॉल्यूम क्या है, v है। और यदि मैं इसको लिखता हूं तो इसका प्रेशर P1 आएगा, तो इसी बेसिस पर इसको लिखा जाएगा, इसी बेसिस पर इसको भी लिखा जाएगा। सबके लिए कहानी मैंने क्या कर ली, सेम कर ली। अब इन गैसेस को यदि एक कंटेनर में मिक्स कर दिया जाए तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो आएगा P1 प्लस P2 प्लस का P3। मतलब ये आपका डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर का लॉ कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतनी सी छोटी सी बात है और इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर और नॉट? श्योर? ओके। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया। कुछ और रह गया क्या? एक छोटा सा पॉइंट और मेरे पास में शायद में रह गया है, किधर गया, हाँ भाई, मीन फ्री पाथ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसका एक फॉर्मूला और है बेटा, उसको भी लिख लेना। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या था सर? ये तो यस्टरडे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना। यस बेटा, डिस्कस कर चुके हैं, बट क्या है ना, उसके बारे में फॉर्मूला लिखना रह गया है, बस उतना सा ही काम है। जैसे मान चलो टक्कर, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां से टकरा के यहां चला, फिर यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यस और नो। तो ये जो अलग अलग पाथ आ रहे हैं इन्हें हम लोग कहते हैं फ्री पाथ, और इन सब का जो हम लोग एवरेज निकालते हैं उसे हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। सो लैम्बडा जो है वो मीन फ्री पाथ है, जो कि लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 और प्लस अप टू सो ऑन लैम्बडा n डिवाइडेड बाई n से मिलता है। इस मीन फ्री पाथ का भी एक फॉर्मूला होता है जो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के डायामीटर पर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर। और ये रिलेशन बेटा आपको याद रखना है, 2020 में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया था, और ये क्या होता है, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। लैम्बडा बराबर होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। यहां पर d is the diameter of the molecules, n is the number of molecules per unit volume। डायरेक्ट नीट 2020 में सवाल आया था, काइनेटिक थियरी चैप्टर के अंदर में आप जाकर के देखोगे तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा। वही फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले को बदल नहीं सकता हूं। क्या है, d का मतलब डायामीटर है ऑफ मॉलिक्यूल, और स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये यहां पर इसमें ये डेटा है, ठीक है। श्योर, देख लेता हूं। लैम्डा बराबर 1/√2π(nd²). हाँ, अब इसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं। आज के लेक्चर में एक बात बताऊं, आज के लेक्चर में मोस्टली जो चीजें थी, लगभग ये मान लीजिए कि पूरा हम लोग केमिस्ट्री ही पढ़ रहे थे। फिजिक्स के नाम पे कुछ भी हम लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ा। कुछ ग्राफ भले ही हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लिया, कुछ छोटे एक दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन उसको भी हमने डिटेल में अभी नहीं किया है। एक्चुअली क्या है ना, इसके बाद में हमारा आएगा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस कर रहे होंगे, और छोटा मोटा जो पॉइंट बचेगा उसको भी हम लोगों को खत्म करना है। लाइक अभी जैसे मैं आपको बताऊं, वेपर प्रेशर, ड्यू पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये छोटे छोटे से पॉइंट है जहां से लेक्चर की शुरुआत करेंगे, और चैप्टर को उसके बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम से एक बार स्टार्ट होगा, और वो पूरा का पूरा सेशन वहां पे समाप्त हो जाएगा, और आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर ऑलरेडी अपना टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट कर चुका है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कहां से शुरुआत करी, हम लोगों ने शुरुआत करी आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी बराबर एनआरटी, वहां से हम लोग बोले बॉयल्स लॉ, पीवी पी इंटू वी बराबर कांस्टेंट आ गया, फिर चार्ल्स लॉ पे आ गए, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद में हम लोगों ने चार्ल्स लॉ के बाद में हम लोगों ने गेल्यूसैक्स लॉ के बारे में बात करी, बोला कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर इनको करते हुए हम लोगों ने बोला कि भैया ये जो आइडियल गैस इक्वेशन दी गई है वो आइडियल गैसेस के लिए है, ये कोई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की तरह है नहीं, सब जगह लग जाए, तो हमें रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में डिफरेंस करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि जो रियल गैसेस हैं, यदि हम उनका या तो उसे आइडियल गैस में कन्वर्ट करते हैं या इक्वेशन को बदल दें। तो पहले हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया, तो रियल गैसेस एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। दूसरा हमने इक्वेशन को चेंज किया, तो वांडर वॉल सर आए, उन्होंने इक्वेशन को चेंज कर दिया। उन्होंने इक्वेशन को कैसे चेंज कर दिया, उन्होंने बोला कि भैया प्रेशर को रिप्लेस कर देते हैं, वॉल्यूम को रिप्लेस कर देते हैं। प्रेशर को उन्होंने रिप्लेस किया P प्लस का ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, एन इज द नंबर ऑफ मोल, ए कांस्टेंट है, इंटू वी माइनस का एन बी इक्वल्स टू एन आर टी, बराबर है P प्लस का ए अपॉन ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस का एन बी बराबर एनआरटी। जहां पर हम लोग ए और बी को क्या बोलते हैं, वॉन्डर वॉल कांस्टेंट बोलते हैं, और ये वॉन्डर वॉल कांस्टेंट कुछ क्रिटिकल पैरामीटर से रिलेटेड है। किससे क्रिटिकल पैरामीटर, कौन से, क्रिटिकल प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। क्रिटिकल पैरामीटर्स कहां पर आते हैं, किसी भी आइडियल गैस के लिए, सॉरी किसी भी गैस के लिए, किसी भी रियल गैस के लिए, जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम क्या होती है, जीरो होती है। जहां पर डीपी बाई डीवी बराबर जीरो होता है, तो उस स्थिति में जो प्रेशर होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर, टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। और इनका ए और बी के साथ में वंडरवॉल इक्वेशंस के साथ में रिलेशन है। और क्या रिलेशन है, वीसी बराबर आपका 3b होता है, टीसी बराबर 8a अपॉन 27b इंटू आर होता है। आर वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला, मैंने पी और टी बोला, पीसी बराबर पी ए अपॉन 27b स्क्वायर होता है। प्रेशर ए अपॉन 27b स्क्वायर होता है, जबकि वॉल्यूम तो सीधा सीधा 3b आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में जब हम लोग बढ़े, तो मैंने यहां पर आपको बताया कि भैया आपके पास में ये पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, ए और बी के डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं, तो निकाल के रखना, कैलकुलेट करके रखना। उसके बाद में हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट देखा, जहां पर फॉर्मूला आया था P बराबर पी नॉट माइनस एम जी एच अपॉन आर टी, एम मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एस इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सारी कहानी होने वाली है। पी नॉट क्या है, प्रेशर एट सरफेस, ठीक है। उसमें हमने उन्हें क्या बोला, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाती है वैसे वैसे आपका प्रेशर क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। उसके बाद हम लोगों ने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात करी। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो आरएमएस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन हम लोगों ने उसको डिराइव करने के लिए क्या किया कि कुछ चीजें यहां पर बोली कि भैया एक कंटेनर लिया जिसमें रो1 डेंसिटी की गैस थी और उसके आरएमएस स्पीड v1 मान ली थी। दूसरे कंटेनर में रो2 डेंसिटी की v2 स्पीड की गैस थी, और प्रेशर के फॉर्मूले हम प्रेशर P1 और P2 मान लिया। P1 बराबर 1/3 रो1 V1 स्क्वायर, और P2 बराबर 1/3 रो2 V2 स्क्वायर। जब मैंने बोला कि जब
चेंबर को खोला जाएगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी तो प्रेशर विल बिकम सेम। तो 1/3 रो वन वी वन स्क्वायर बराबर 1/3 रो टू वी टू स्क्वायर। तो वी वन बाई वी टू बराबर कितना आ गया था, अंडर द रूट ऑफ रो टू बाई रो वन आ गया था। लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो आरएमएस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से हम लोगों ने एक रिलेशन और निकाल लिया था। उसके बाद डाल्टन्स पार्शियल लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वो क्या कहता है कि हमारे पास में मान चलो वी वॉल्यूम का कंटेनर हम लोगों ने ले लिया और उसमें अलग अलग गैसेस को भर के देखा जाए और सबका यदि प्रेशर P1 P2 P3 इंडिविजुअल प्रेशर यदि आता है तो हमारा डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ कहता है यदि उन सबको एक साथ यदि हम लोग कर देंगे तो उस केस में जो P आएगा दैट विल बी P1 प्लस P2 प्लस का P3 प्लस का अप टू सो ऑन। उसके बाद में हमारे पास में एक ही चीज बच गई थी, वो थी क्या सी स्पीड से रिलेटेड। कौन सी, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो देख के आए थे हम लोग। आरएमएस स्पीड ऑलरेडी पढ़ चुके थे, एवरेज स्पीड ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन वहां रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था आरएमएस स्पीड के लिए 3RT अपॉन एम नॉट, जिसे 3 kb t कैपिटल T अपॉन स्मॉल एम इज व्हाट, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। उसके बाद में एवरेज स्पीड कितनी आई थी, अंडर द रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई एम या अंडर द रूट ऑफ 8 kBT अपॉन पाई स्मॉल एम। और उसके बाद में हमारे पास में आया था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हमने लिखा था अंडर द रूट ऑफ 2 कैपिटल RT अपॉन कैपिटल एम, बराबर है। उसमें रिलेशन आए थे कि एवरेज स्पीड को यदि आरएमएस स्पीड की टर्मिनोलॉजी में लिखना है तो 0.92 और क्या बोलते हैं आरएमएस एवरेज के बाद में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को यदि लिखना है तो 0.816 टाइम्स आरएमएस स्पीड हो जाती है। और लास्ट में हम लोगों ने मीन फ्री पाथ के बारे में डिस्कस किया। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि दो जो आपकी कोलिजन्स हो रहे हैं तो वो फ्री पाथ होते हैं, उन सबका एवरेज होता है मीन फ्री पाथ, विच डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका रिलेशन दिया जाता है लैम्बडा बराबर 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। और इसी के साथ में हम लोगों ने इस चैप्टर की बहुत सारी चीजें खत्म कर ली हैं। ठीक है, अब बचता है, देखो छोटे छोटे से पॉइंट्स जो बचे हुए हैं ना, जैसे हम लोग बात करते हैं, मैं आपको बोल रहा था कि भाई वेपर प्रेशर है, ड्यू पॉइंट है और ह्यूमिडिटी वगैरह के बारे में, तो वो छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, उसको अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उसके बाद में न्यूमेरिकल का एक पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल्स पे बेस रहेगा। न्यूमेरिकल्स खत्म करके हम लोग अपना क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और चैप्टर समाप्त हो चुका होगा। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए